नमस्कार। एग्जाम हैप्पी बाय झारखंड चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों जुड़ चुका हूं मैं यहां पर जेटेट परीक्षा 2025 की तैयारी को लेकर के। तो देखिए यहां पर जेटेट परीक्षा 1 से 5 शिक्षक के लिए पर्यावरण अध्ययन आपके 30 मार्क्स के पूछे जाएंगे। तो इस 30 मार्क्स में आप 30 में से 28, 29 या 30 लाना चाहते हैं तो आपको देखिए यहाँ पर तैयारी करने के लिए JCERT जैक की किताब को पढ़ना होगा, जो भी टॉपिक दिया गया है। तो हम आप सभी के लिए यहाँ पर JCERT जैक की किताब से टॉपिक को निकाल करके हैंड रिटेन नोट्स बनाते हैं और आपको देते रहते हैं, चाहे वो पर्यावरण अध्ययन का हो, चाहे वो गणित का हो, चाहे वो CDP का हो, हिंदी, अंग्रेजी या अन्य सब्जेक्ट जो भी हो, सारे सब्जेक्ट का यहाँ पर आपको नोट्स PDF और साथ में वीडियो क्लासेस दी जा रही है। तो 1 से 5 के शिक्षक की संपूर्ण तैयारी जो है आपको क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके 500 रुपये में करवाया जाता है और 6 से 8 की भी तैयारी आपको 500 रुपये में करवाया जाता है। मोबाइल नंबर 9631054226 पर आप संपर्क कर सकते हैं। और यदि आप चाहते हैं कि केवल पर्यावरण अध्ययन का हमको संपूर्ण नोट्स चाहिए और उसका वीडियो, तो आपको सिर्फ 150 रुपये लगेंगे और आप यहाँ से पर्यावरण अध्ययन लेकर के तैयारी कर सकते हैं। तो आप इस तरह से यहाँ पर हमारे साथ जुड़िएगा JCERT जैक की किताब को पढ़ने के लिए, जिससे कि आप कम पढ़ करके यहाँ से अधिक प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। क्योंकि इसके आगे भी जैक का परीक्षा हुआ है, जहाँ से पर्यावरण अध्ययन का बहुत सारे प्रश्न एक चैप्टर से 2-2 प्रश्न भी आए हुए थे। जैक ने अपने ही किताब से पूछा था, उसी किताब का हम यहाँ पर नोट्स आपको बना रहे हैं। तो आप सभी जुड़ जाइएगा। चलिए देखते हैं। यहाँ पर EVS जो पर्यावरण अध्ययन है उसके अंतर्गत आप हमको भोजन, फूड जो टॉपिक है, टॉपिक 2 हो गया, उसका पार्ट जो है 6 लेकर के आए हुए हैं। ठीक है, उसका खंड 6 आपको हम यहाँ पर लेकर के आए हुए हैं। देखिए आपको यहाँ पर 1 से लेकर के पार्ट 1, पार्ट 2, आज छठा पार्ट चल रहा है। देखिए भोजन पार्ट जो है बहुत ही लंबे पार्ट है और भोजन पार्ट बहुत ही अच्छा भी है। भोजन से आपको देखिए लगभग एग्जाम में 6 से 7 प्रश्न निकल के आता है, 1-2 प्रश्न नहीं आता है। ठीक है, इसीलिए हमने इसको छोटे छोटे पार्ट बना करके आपको इसलिए दे रहे हैं जिससे कि आपको समझने में सुविधा हो और आप हर पार्ट को अच्छी तरह से तैयारी कर सके। ठीक है, और यह कहाँ से है तो यह आपका देखिए JCERT जैक की किताब से है। ये आपको 1 से जो 3 से 5 लिया गया है। ठीक है, 3 से 5 और यहाँ 6 to 8 सबका देखिए मिक्सअप करके हमने यहाँ पे बना दिया है, जिससे कि आपको एक भी प्रश्न छूटे नहीं। ठीक है, तो आप सभी देखिए यहाँ पे अवश्य EVS के लिए तो आपको एकदम ये समझ लीजिएगा कि आपका 30 नंबर का हो रहा है, तो उसमें आप आराम से यहाँ से 25 स्कोर जरूर ले जा सकते हैं, जहाँ तक एवरेज आपका ज़्यादा चला जाए। ठीक है, तो आप सभी अवश्य जुड़िएगा। जो शिक्षक केवल EVS के लिए जुड़ना चाहेंगे उनका EVS के लिए भी एडमिशन हो रहा है, 150 रुपये लगेगा केवल। और जो शिक्षक यहाँ पर EVS नहीं सभी सब्जेक्ट का लेना चाहते हैं 1 to 5 के लिए, तो केवल 500 रुपये में ही आपका एडमिशन हो जा रहा है। क्षेत्रीय भाषा छोड़ करके उसमें सभी सब्जेक्ट इंक्लूड रहेंगे। तो आप सभी अभी कभी अवश्य जुड़िएगा और यहाँ से सभी सब्जेक्ट का आपको इसी तरह का हैंड रिटेन नोट्स मिल रहा है। ठीक है, और वो भी हम ही आपको बना करके यहाँ पे देते हैं सारा कुछ। चलिए देखते हैं क्या कुछ इस टॉपिक में है। सबसे पहला देखिए आनुवांशिक रोग। आनुवांशिक रोग, ठीक है, आनुवांशिक रोग क्या है? ये यहाँ रोग से एक प्रश्न आपका पक्का रहेगा, इसलिए हमने केवल इस टॉपिक में रोग को ही लेकर के आया है। और अभी आप यहाँ पर थ्योरी देख रहे हैं, इसके जस्ट नीचे इसी वीडियो में आपको जो है ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है। ऑब्जेक्टिव भी बना हुआ है जो कि अभी तक आया है। तो आप पूरे वीडियो को देखिएगा अंत तक। ठीक है, जिससे कि आपको सब्जेक्टिव भी हो जाए और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव बनाने में आपको आसानी रहे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आनुवांशिक रोग क्या होते हैं। तो ये वैसे रोग होते हैं जो माता पिता से बच्चों में जीन के माध्यम से पारित होते हैं, आनुवांशिक रोग कहलाते हैं। यानी अगर माता पिता को वो रोग है तो वो उस बच्चा में भी आएगा, ये 100% है। ठीक है, ये 100% है कि ये जो रोग है आनुवांशिक रोग वो आता ही आता है। ठीक है, तो ऐसे रोगों को आनुवांशिक रोग कहते हैं। अब यह रोग माता पिता को कहाँ से आया होगा? तो ये माता पिता को दादा दादी से आया होगा, दादा दादी को किससे आया होगा? तो परबाबा बाबा से आया होगा ना। तो इसी तरह से ये चलते रहता है। तो आपको किससे मिला? तो आपको अपने माता पिता से वो रोग मिला है। ठीक है, तो इसको हम लोग आनुवांशिक रोग कहते हैं। अब देखिए आनुवांशिक रोग में कौन आता है? तो आनुवांशिक रोग में है देखिए हीमोफीलिया और वर्णांधता। ठीक है, हीमोफीलिया और वर्णांधता, जिसको हम लोग कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं। आप जब एग्जाम में जाते होंगे ना, रेलवे लोको पायलट का एग्जाम देते होंगे, ASM में भी लगाता है, उसके बाद आप देखिएगा यहाँ पर जितने भी फोर्स वाले एग्जाम में जाएंगे तो कलर ब्लाइंडनेस का
कागज़ होता है जिसको चेक करवाता है, ठीक है। तो ये बच्चा को अपने माता पिता से ही मिलता है, वर्णांता वहीं से मिलता है, ठीक है। तो हीमोफीलिया और वर्णांता जो है आपका आनुवांशिक रोग है, याद रखिएगा, प्रश्न बार बार पूछा हुआ है और नीचे अभी आपको होगा भी, ठीक है। तो आनुवांशिक रोग में कौन कौन होते हैं? हीमोफीलिया और वर्णांता। देखते हैं इसके बारे में थोड़ा थोड़ा सा हम लोग जिक्र कर लेते हैं कि ये होता क्या है, ठीक है। देखिए हीमोफीलिया है क्या? यह एक रक्तस्राव का रोग है। यह क्या है? एक रक्तस्राव का रोग है जो रक्त के थक्का जमने को प्रभावित करता है। यह क्या करता है? रक्त का थक्का नहीं जमने पाता है, ठीक है। और रक्त का थक्का जमने में कौन विटामिन उपयुक्त होता है? तो विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जम पाता है, ठीक है। जैसे होता क्या है, ये हीमोफीलिया वाले व्यक्ति के साथ समस्या क्या होगी? तो हीमोफीलिया वाले व्यक्ति का समस्या होगी कि वे कभी भी उनका पैर हाथ कट जाए, या कभी मान लीजिए कि माथा फट जाए, दुर्घटनाग्रस्त में कभी ब्लड चलने लगे। तो होता क्या है कि इनका रक्त इतना पतला होता है, ये बहुत जल्दी मात्रा में इनके शरीर से निकलने लगता है, ठीक है। और रक्त को रोकने के लिए क्या चाहिए? तो रक्त को थक्का बनना जरूरी होता है। थक्का बनने के बाद क्या होता है? रक्त रुक जाता है, ठीक है। थक्का बनने के बाद रक्त क्या होता है? रुक जाता है, होता है ना। तो इसीलिए ये रक्त का थक्का नहीं बन पाता है, क्योंकि उसमें विटामिन के की कमी है, ठीक है। तो हीमोफीलिया क्या है? यही प्रश्न पूछ देगा कि हीमोफीलिया क्या है। तो यह एक रक्तस्राव का रोग है, ठीक है। ये क्या करता है? रक्त के थक्का जमने को प्रभावित करता है। रक्त का थक्का किसी कमी से नहीं जम पाता है, विटामिन के की कमी से नहीं जम पाता है। तो ये पूरे जो थ्योरी है ये आपको इम्पोर्टेंट है, नीचे इसका ऑब्जेक्टिव मिलने वाला है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस, यह एक ऐसी स्थिति है जिसमें व्यक्ति कुछ रंगों को आसानी से नहीं देख सकता। देखिए एक तरह का कागज़ होता है, मिलता है कलर ब्लाइंडनेस चेक का। तो इसमें जैसे 2 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। तो 2 अगर लाल से लिखा हुआ है, 2 यहाँ पर 2 लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। 2 यहाँ पर आपको लाल से लिखा हुआ है, ठीक है। क्या है? लाल से लिखा हुआ है। तो ये अगर आपको दिया जाएगा, जब वो कागज़ आपके सामने लाया जाएगा, तो आप ये नहीं जज कर पाइएगा कि ये 2 लिखा हुआ है कि 3 लिखा हुआ है, ठीक है। यानी लाल और हरा रंग को वो व्यक्ति नहीं पहचान पाता है, ठीक है। ऐसे देखिए किसी किसी में कुछ टाइप भी दिए गए हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ जो प्रश्न आते हैं विशेष आपको देखिए गूगल के माध्यम से उलझाना नहीं चाहते हैं। जो किताब में मुख्य रूप से मेंशन हम उसी को लेकर के आपको आगे चल रहे हैं, जिससे कि कम में अच्छा प्रश्न आप बना सकें और कन्फ्यूजन आप लोगों को कम हो, ठीक है। तब देखिए यहाँ पूछता है कि वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति कौन सा रंग का पहचान नहीं कर पाता है, ठीक है। तो याद रखिएगा लाल और हरा, ये 2 गुण, लाल और हरा, ठीक है। ऐसे देखिए प्राथमिक रंग आप लोग जानते हैं ना, प्राथमिक रंग जानते हैं, उसको हम लोग जानते हैं लहना। क्या जानते हैं? लहना, समान से लहना, लाल, हरा और नीला, ये प्राथमिक रंग है। तो उसी में लाल और हरा को याद रखिएगा, कलर ब्लाइंडनेस का रोग होता है, ठीक है। लाल और हरा, क्लियर होगा ना। तो लाल और हरा रंग की पहचान वो व्यक्ति नहीं कर पाता है जो इस रोग से ग्रसित होता है, क्लियर। आगे देखिएगा, आनुवांशिक रोग और भी है, बहुत अधिक है, लेकिन इसको छोड़िए। आपको जो मुख्य रूप से पढ़ना था वो आपने देख लिया है कि आनुवांशिक रोग क्या होता है, माता पिता से मिलते हैं। उसमें 2 रोग आता है, हीमोफीलिया आता है और वर्णांधता आता है। हीमोफीलिया रक्तस्राव का रोग है, और वर्णांधता जो है आदमी क्या होता है, ये 2 रंगों को नहीं पहचान पाता है, लाल और हरा को। इतना याद रखिएगा, इतने ही से टॉपिक से आपका प्रश्न रहेगा इसमें, क्लियर। चलिए अगला देखिएगा, अगला है संक्रामक रोग या संचरणीय रोग, ठीक है। अगला है संक्रामक रोग या संचरणीय रोग, क्लियर। देखिए संक्रामक रोग या संचरणीय रोग, यह वह बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, ठीक है। यह वह बीमारियां हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकते हैं। ये रोग हानिकारक सूक्ष्मजीव के कारण होते हैं, उसको संक्रामक रोग या संचारी रोग कहते हैं, ठीक है। उसको संक्रामक रोग या संचरणीय रोग कहते हैं, ठीक है। तो संक्रामक रोग क्या है? यह वह बीमारी है जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल सकता है, और इसी का हानिकारक सूक्ष्मजीव होते हैं जो एक दूसरे में संचार हो सकते हैं, तो उसको संक्रामक रोग कहते हैं या संचरणीय रोग कहते हैं। यानी अब आप समझिए कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में संचार होने वाला, फैल जाने वाला रोग, ये संक्रामक रोग होता है। कि अगर उसका छींक खांस से वहाँ पर जो जीवाणु रहे, सूक्ष्मजीव रहे, तो वो आपको भी सर्दी खोखी हो जाए, या उसके माध्यम से हवा से फैले बैक्टीरिया से हो जाए, तो ये सभी संक्रामक रोग में आते हैं। संक्रामक रोग में कौन कौन आते हैं देख लीजिएगा, हैजा, ठीक है, हैजा है, टाइफाइड है, तपेदिक है, दाद है, एड्स है, ये सभी संक्रामक रोग हैं। याद रखिएगा, यहाँ से एक प्रश्न हर बार आया है और आपका जेटेट में भी आया है, ठीक है। संचरणीय रोग, असंचरणीय रोग और यहाँ पर अपन ने देखे आनुवांशिक रोग,
तीनों को एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा आप लोग, क्योंकि यहाँ से एक प्रश्न रहेगा। और इस वीडियो में हम सिर्फ यही लेकर के आए हैं, आपको ज़्यादा चीज़ हम नहीं देते हैं, छोटे छोटे पार्ट करके दे रहे हैं कि जहाँ से प्रश्न केवल आ रहा है और आप तैयारी कर लीजिए, आपका निकल जाए, ठीक है। अब देखिए, तो हैजा, टाइफाइड, तपेदिक, दाद और एड्स, ये सारे नाम को याद रख लीजिएगा। हैजा ये क्या होता है, तो इसमें आदमी उल्टी, कै, दस्त करता है, ठीक है। तो इसमें जो सूक्ष्म जीवाणु होता है, अगर वहाँ रहेगा व्यक्ति तो उसको भी हो सकता है। ये फैलने वाला रोग है, टाइफाइड भी फैलने वाला रोग, तपेदिक भी, दाद भी और एड्स तो मान लीजिए कि ये संपर्क से नहीं फैलता है, लेकिन अगर यह व्यक्ति ब्लड से जुड़ा हुआ हो और आपको भी कहीं पर अगर लग जाए या ब्लड हो जाए तो ये आपके संपर्क से आपको भी एड्स हो सकता है, उसके ब्लड इन्फेक्शन से, ठीक है। छींकने खांसने संपर्क में आने से नहीं होता है। लेकिन ये भी क्या हुआ कि संचरणीय रोग है, कि इसमें अगर ब्लडिंग है और हम भी इसमें जाके सट जाए, अगर वो ब्लड हमको कहीं कटा हुआ लग जाए तो ये हो जाएगा। तो संचरणीय में आता है, दिमाग में रख लीजिएगा, ठीक है। तो ये संचरणीय रोग है। क्लियर। चलिए अब देखिए, असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग, ये क्या होते हैं? असंक्रामक रोग या असंचरणीय रोग वे ऐसे रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलते हैं, ठीक है। अगर ये रोग आपको है तो वो व्यक्ति आपके साथ सुतता है, बैठता है, रहता है, खाता है, पीता है, छिकता है, कुछ भी करता है, तो वो रोग जो उस व्यक्ति में है वो किसी शारीरिक अंग की कमी के कारण हो जाता है या शारीरिक नस दब जाने किसी कारण से, तो वो व्यक्ति का वो रोग आपको फैल नहीं सकता है, ठीक है। तो ऐसे ही रोग को असंचरणीय रोग या असंक्रामक रोग कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कुछ मुख्य असंचरणीय रोग का नाम इस प्रकार है, याद रख लीजिएगा, यही सब प्रश्न में रहता है। एनीमिया, एनीमिया क्या है? अगर मान लीजिए कि आपको या अन्य किसी को एनीमिया है, तो ये आपको एनीमिया कैसे हुआ है? खून की कमी से हुआ है। एनीमिया कैसे हुआ बताइए? खून की कमी से हुआ है। तो ऐसा नहीं कि ये खून की कमी वाला व्यक्ति आपके साथ है तो एनीमिया उसको भी हो जाएगा, ये नहीं होगा। अगर होने वाला रहता तो वो कौन सा रोग होता? संचरणीय, लेकिन ये नहीं होने वाला है, फैलने वाला नहीं है, तो असंचरणीय, ठीक है। रतौंधी, ये आपको विटामिन ए की कमी आप में है, तो ऐसा नहीं कि आपके साथ जो व्यक्ति है उसको भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये रतौंधी दूसरे को नहीं हो सकता है, तो ये विटामिन ए की कमी से होता है, ये रतौंधी, ठीक है। गलगंड या घेघा रोग, जिसको हम लोग ग्वाइटर भी कहेंगे, ये आयोडीन की कमी से होती है। अगर आपको गलगंड या घेघा रोग है तो आपके साथ रहने वाला व्यक्ति में यह संचार नहीं हो सकता है, नहीं हो सकता है, इसलिए ये असंचरणीय है। मधुमेह, डायबिटीज, पाचन क्रिया का असंतुलन, गठिया, किसी नस का दबने के कारण, ठीक है। तो कैंसर, हाई ब्लड प्रेशर, ये सभी असंचरणीय रोग हैं। ये सभी कौन सा रोग है? असंचरणीय रोग है या असंक्रामक रोग है। ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैल सकता है। क्लियर हो गया? तो यही आपका आगे प्रश्न आएगा कि कौन है ना। चलिए अब हम लोग यहाँ पर इसी से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न को देख लेते हैं कि किस तरह का प्रश्न आपके एग्जाम में आ जाता है, ठीक है। देखिए, प्रश्न आया हुआ है कि आनुवांशिक रोग है और ये 92 नंबर प्रश्न है, क्योंकि इसके पहले आपको 1 से लेकर के अभी तक 5 टॉपिक हो गया, ठीक है, 5 टॉपिक। तो उतने के अंदर 91 प्रश्न हुए थे भोजन पाठ का ओनली। अब 92 से स्टार्ट हो रहा है पार्ट 6 में, ठीक है। तो आप सभी 1, 2, 3, 4 को भी अवश्य देख लीजिएगा, सब कुछ वीडियो अपलोड है और जो जुड़ेंगे उनको पार्ट बाई पार्ट वीडियो, पार्ट बाई पार्ट PDF आपको मिल जाएगा, जिससे आपको उतारने में दिक्कत नहीं होगा। देखिए, अभी से आप जुड़ के तैयारी कीजिएगा ना तो EVS अभी निकल जाएगा, क्योंकि इसके पहले देखिए सारा नोट्स तो मेरा बना हुआ है, क्योंकि जुलाई से जो 2024 से फॉर्म भरा रहे थे तो आपको सारे नोट्स हमने बना ही दिए हैं, ठीक है। लेकिन EVS नहीं था उस समय, इसलिए EVS को अभी हम करवा रहे हैं। तो EVS के लिए जुड़ जाइएगा। देखिए, बहुत बड़ी राशि नहीं है, अगर आप चाहे देखिएगा तो 150 रुपये में अगर यहाँ से 20 भी प्रश्न भिड़ जाता है तो समझिए कि आपके लिए 150 रुपये कुछ नहीं। यहाँ तो लोग यहाँ पर लोगों को मत पे 50,000 60,000 दे करके भी लोग अंक बढ़ाना चाहते हैं, बहुत से टेक्निक अपनाते हैं। लेकिन आप थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, मेहनत कर लीजिएगा तो आपको ये सारी रकम बचने वाली है। पूरे सब्जेक्ट की तैयारी 500 नहीं तो 150 में। आप EVS में तो जरूर जुड़ जाइए, EVS का जरूर ले लीजिए, ठीक है। उसके बाद जब हम आपको लेकर के आएंगे और सारे सब्जेक्ट तो आप देख लीजिएगा, उसके लिए भी जुड़ जाइएगा, ठीक है। तो जरूर जुड़िए, ओके। चलिए अब देखिए, यहाँ पे आनुवांशिक रोग हैं, ये उत्तराखंड टेट 2011 में आया था। जो माता पिता से रोग बच्चों में उत्पन्न नहीं होता है, ठीक है। जो रोग माता पिता से बच्चों में उत्पन्न होता है, जो रोग एक दूसरे से फैल जाते हैं, या सभी, क्या होगा बताइए। तो आनुवांशिक रोग वैसे रोग हैं जो माता पिता से बच्चों में उत्पन्न होता है। तो B इसका राइट ऑप्शन हो रहा है। जो रोग माता पिता से बच्चों में भी आ जाते हैं, माता पिता को रोग है और आ जाते हैं, जिसमें हीमोफीलिया और वर्णांधता, यही 2 रोग इसमें शामिल होता है, ठीक है। चलिए अगला देखिएगा, आनुवांशिक रोग का उदाहरण है। आनुवांशिक रोग का उदाहरण इसमें कौन कौन है?
यूपी टेट में 2013 में और रीट राजस्थान टेट में 2016 में। देखिए प्रश्न बहुत सारे इंक्लूडेड, इस तरह किताब हमने लेके आए हैं आपके बीच कि आपको यहाँ पर सारा कुछ इसमें मेंशन करने वाले हैं, और बाकी नोट्स तो आपका जेसीईआरटी किताब से मिला हुआ है। ठीक है, तो ये वर्णांतता है, हैजा है, कैंसर है, या सभी है। ठीक है, तो आनुवांशिक रोग में क्या होता है, वर्णांतता, जिसको कलर ब्लाइंडनेस कहते हैं, ये आनुवांशिक रोग से जुड़ा हुआ है, उसका एक उदाहरण है। ठीक है, अगला है आनुवांशिक रोग का उदाहरण है, दूसरा और है जो आया था, मधुमेह है, हीमोफीलिया है, कैंसर है, टाइफाइड है। ठीक है, तो मधुमेह क्या है, यह जो है आपका असंचरणीय रोग है। हीमोफीलिया क्या है, आनुवांशिक रोग है। कैंसर क्या है, असंचरणीय रोग है। टाइफाइड क्या है, संचरणीय रोग है। एकदम सूची बना लीजिएगा। ठीक है, जो आपको नोट्स दें सूची बना लीजिएगा और याद कर लीजिएगा, उतना ही याद कीजिएगा, उतना से आपको आ जाएगा। ठीक है, ये हरियाणा टेट 2015 का पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, अगला है संचरणीय या संक्रामक रोग है। संचरणीय या संक्रामक रोग है, बिहार टेट 2011 का पूछा गया प्रश्न है। जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होते हैं, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, और चौथा ऑप्शन है सभी। क्या होगा बताइए। तो जो माता पिता से बच्चों को प्राप्त होता है, आनुवांशिक रूप से प्राप्त होता है, उसको हम लोग यहाँ पर क्या कहते हैं, तो उसको जन्मजात रोग है। ठीक है, आनुवांशिक रोग है कह लीजिए। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है उसको संचरणीय रोग कहते हैं। जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है उसको असंचरणीय रोग कहते हैं। तो आपसे पूछा है संचरणीय, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, राइट आंसर बी होगा। अगला संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण है। संचरणीय या संक्रामक रोग का उदाहरण है सीजी टेट, छत्तीसगढ़ टेट 2018 का ये प्रश्न है। हैजा, टाइफाइड, एड्स या सभी। ठीक है, तो इसमें संचरणीय रोग कौन है, तो हैजा भी संचरणीय है, टाइफाइड भी संचरणीय है, और एड्स भी संचरणीय है। राइट आंसर सभी हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है वर्णांधता में व्यक्ति किस रोग की पहचान नहीं कर पाता है। वर्णांधता की बीमारी, कलर ब्लाइंडनेस की जो बीमारी होती है, उसमें व्यक्ति किस रंग का पहचान नहीं कर पाता है। सीजी टेट 2013 का है, एमपी टेट 2015 का है, और उत्तराखंड टेट 2019 का है। लाल और पीला, लाल और हरा, लाल और नीला, या सभी। ठीक है, तो वर्णांधता रोग से ग्रसित व्यक्ति लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं कर पाता है। ठीक है, लाल और हरे रंग की पहचान नहीं याद कर पाता। आपको बताए थे प्राथमिक रंग कौन होता है, लहना, यानी लाल, हरा और नीला। इसी को याद रखिएगा, शुरू वाला 2 अक्षर लाल और हरा, ये आपको कलर ब्लाइंडनेस के लिए होता है। क्लियर हो गया होगा ना। देखिए कितने जगह पूछेगा, सीजी टेट 2013 में, एमपी टेट 2015 में, यू टेट 2015 में, सब कुछ देख लीजिए। ईवीएस का पूरा यहाँ से आपको सब टॉपिक, हम एक भी खंड को छोड़ने वाले नहीं है, और जहाँ तक हो सके सभी प्रश्न को भी यहाँ पे करवा देंगे हम। ठीक है, हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही आपको बताना है, बिहार टेट 2011 का प्रश्न है। यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। यह विटामिन बी की कमी से होता है, या उपयुक्त सभी। ठीक है, और देखिए इसका क्वेश्चन बैंक भी हम लेकर के आपके लिए आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन बैंक भी, वो भी आपको यहाँ हम करवाएंगे। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बैंक भी आपको हम दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करवाएंगे। अभी तो आपको चैप्टर बाय चैप्टर जो प्रश्न आए वो करवा ही दिए, फिर क्वेश्चन बैंक भी आपको सारा जहाँ तक हो सकेगा करवा दे रहे हैं हम। ठीक ना, तो आप सभी जुड़िए और जल्द से जल्द जुड़िए। बहुत देखिए यहाँ पे आपको बहुत अधिक रकम कहीं कहीं पे ली जा रही है। आपको हम तो देखा है 1500, 2000, 3000, कहीं तो 7-7 भी फी चल रहे हैं, और यहाँ पर इस तरह का पढ़ाई हो रहा है ना कि आपको पूरे विद्वान बना देंगे। ठीक है, और बहुत समय भी लग रहा है, और बहुत ज़्यादा आप उसको रिकवर भी नहीं कर पाइएगा। लेकिन यहाँ जो आपको देखिए ऑथेंटिक चीज़ जो आप पढ़ के जाइएगा एकदम वहाँ से आने वाला है। ठीक है, तो आप कहीं भी जुड़े हैं, जुड़िए, पढ़िए, लेकिन यहाँ भी आप एक बार जरूर भ्रमण कर लीजिए। एग्जाम में जाने से पहले तो जरूर जुड़ के नोट्स लेकर पढ़ लीजिएगा, नहीं तो आप ही का नुकसान होने वाला है। ठीक है, हीमोफीलिया रोग के बारे में क्या सही है, यह एक आनुवांशिक रोग है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता। यह विटामिन के की कमी से होता है, उपयुक्त सभी। तो हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, यह ऑप्शन सही है। इस रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता, यह भी सही है। यह विटामिन के की कमी से हीमोफीलिया का रोग होता है, यह भी सही है, यानी उपयुक्त सभी। इसका आंसर डाल दीजिएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा। वर्णांधता, कलर ब्लाइंडनेस के बारे में क्या सही ऑप्शन है, छत्तीसगढ़ टेट 2014 का प्रश्न है। ठीक है, ऑप्शन देखते चलिएगा। यह एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को फोर्स या लोको पायलट में बहाल नहीं किया जाता है। इस प्रकार का व्यक्ति लाल और हरा रंग में विभेद नहीं कर पाता है।
या उपयुक्त सभी। ठीक है, देखिए हीमोफीलिया क्या है, यह एक वंशानुगत या आनुवांशिक रोग है, पहला ऑप्शन सही है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को फोर्स या लोको पायलट में बहाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस व्यक्ति को लाल और हरा रंग दिखाई ही नहीं देगा, तो सिग्नल कैसे पहचानेगा और कैसे गाड़ी चलाएगा। ठीक है, तो इसलिए इसका भी नहीं होगा। इस प्रकार का व्यक्ति लाल और हरे रंग में विभेद नहीं कर पाता, ये भी सही है, उपयुक्त सभी। राइट आंसर इसका डी होगा, उपयुक्त सभी होगा। ठीक है, अगला देखिएगा, असंचरणीय या असंक्रामक रोग है, यूपीटेट 2012। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, या माता पिता से मिलता है, कोई नहीं। ठीक है, तो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैल जाता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं बताइएगा, उसको हम लोग संचरणीय या संक्रामक रोग कहते हैं। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है, उसको असंचरणीय या असंक्रामक रोग कहते हैं। जो माता पिता से मिलता है उसको आनुवांशिक रोग कहते हैं। क्लियर, तो असंचरणीय आपसे पूछा गया है, तो यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं फैलता है। क्लियर हो गया ना। चलिए अगला देखिएगा, असंचरणीय या असंक्रामक रोग का उदाहरण है, पंजाब टेट 2013, पीटेट मैंने पंजाब टेट 2013 का प्रश्न है, कैंसर, गठिया, रतौंधी या सभी। ठीक है, कैंसर एक दूसरे में नहीं फैलता है, गठिया एक दूसरे में नहीं फैलता है, रतौंधी वाले व्यक्ति एक दूसरे में नहीं फैलता है। राइट आंसर का सभी जो एक दूसरे में नहीं फैलता है वो असंचरणीय रोग है। ठीक है, चलिए अगला देखिएगा, असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है। देखिए कभी कभी नहीं वाला भी आता है, दिमाग रहेगा, असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, इसमें असंचरणीय रोग का उदाहरण नहीं है, मतलब इसमें एक ऐसा कोई होगा जो संचरणीय रोग होगा या अलग होगा, और बाकी सब असंचरणीय रोग होगा। ठीक है, वर्णांधता कौन सी बीमारी है बताइए, ये तो आनुवांशिक बीमारी है ना, ये आनुवांशिक है। गठिया ये असंचरणीय रोग है, कैंसर असंचरणीय रोग है, तो राइट आंसर हो गया वर्णांधता, यानी असंचरणीय रोग का उदाहरण वर्णांधता है। ठीक है, तो देखिए ये रोग से ही हमने इतना बनाया था, बाकी इसका नीचे आंसर शीट भी आपको दिया हुआ है, जिनको दिक्कत होता है आंसर नीचे दिया हुआ रहता है, वहाँ पे आप देख लीजिएगा। और हम तो कहेंगे कि आप जितना जल्द हो सके ईवीएस की तैयारी के लिए जरूर जुड़ जाइए, ना तो फिर लास्ट में आप ही को दिक्कत होगा। अभी से आप नोट्स बनाते चलिएगा, तो आपको यहाँ से क्या होगा कि बहुत अधिक सहूलियत होगी ईवीएस के लिए। अगर देखिए एक बात आपको बता, अगर ईवीएस में आप 30 में अगर 20-25 ले लाते हैं ना, तो देखिए मैथ का जिस कदर आपको हम नोट्स और उसका थ्योरेटिकल आपको पढ़ा देंगे, वहाँ से भी आप 20-25 से कम नहीं करना। अगर ये दोनों सब्जेक्ट आपका पकड़ा गया तो आप समझिए कि यहाँ से जेटेट क्रॉस कर रहे हैं, वो भी 100+ कर रहे हैं, 100+। तो जल्दी जुड़िए और यहाँ से तैयारी करना शुरू कर दीजिए। धन्यवाद।